वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था, जो प्राइस एक्शन हमने समझ के लिया था, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस एक्शन का बेनिफिट आपको हुआ होगा। तो जैसे लास्ट वीक हमने देखा था कि जो वीकली क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा, स्पेशली निफ्टी, चॉपी रहेगा। चॉपी यानी क्या, वो हाई भी देगा और लो भी देगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज में आपको बहुत वाइल्ड मूव्स मिलते रहेंगे, ये हम लोगों ने एनालिसिस किया था। और ये जो एनालिसिस किया था स्पेसिफिक, हम लोग 60 मिनट का हमने जो एंड में जाके देखा था कि 60 मिनट पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस है, तो उसका मोमेंटम कहीं ना कहीं 50 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से एक बार तो नीचे करेक्शन आना चाहिए, हम लोग ने ऐसा देखा था। तो प्राइस अगर नीचे आएगी तो जो हमारा सपोर्ट था दैट इज 24,532, ये सपोर्ट पे क्यों बाय करना चाहिए ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और यहाँ से जब ऊपर एक मूव आएगा तो 24,947 ये हमारा लगभग टारगेट रहेगा। तो उसी हिसाब से प्राइस इनिशियली फर्स्ट वीक के फर्स्ट सेशन में, स्टार्टिंग में तो प्राइस ने काफी वाइल्ड मूव्स दिए, एक दिन ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और फाइनली एक रेंज ब्रेक करके निफ्टी तो भी क्लोज हो गया है ऊपर की तरफ। बट जो प्राइस क्लोजिंग हुआ है तो वो कहाँ पे क्लोज हुआ है, हमने जो वीकली पे जो जोन मार्क करके रखा है कि ये जो दो वीक्स के बेस कैंडल है, 11 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024, तो कहीं ना कहीं 24,947 से लेके 25,245, ये एंटायर जो एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग रहेगा। तो अब इस जोन में अगर हम लोगों को बाय करना पड़े तो बहुत एग्रेसिव होगा, तो बेटर रहेगा कि ये जो रेंज रहेगा इस रेंज में बाय की पोजीशन लेना अवॉइड करें। अगर आपको कोई सेटअप मिल रहा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो ही आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंटर करने की सोचेंगे। सो अगेन अगर हम लोग वीकली मंथली देखेंगे तो मंथली सभी कुछ अच्छा है। लास्ट मंथ का अभी तक हाई यानी मई का हाई अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है। मंथली अभी भी निफ्टी काफी स्ट्रांग है। वीकली अगर टाइम फ्रेम पे जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं रेंज ब्रेक नहीं हुआ है। बट जो एक क्लोजिंग चाहिए था हमें, एक अच्छा खासा क्लोजिंग तो हमें उसके अंदर मिला है। और आरएसआई की बात करें तो कहीं ना कहीं आरएसआई 60 के पास अभी कहीं ना कहीं होल्ड होते होते रेजिस्टेंस लेने के बाद में अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे सेम लोज कहीं ना कहीं प्राइस ने बनाया है और 60 पे आके कहीं ना कहीं आरएसआई रुका हुआ है। तो अगेन यहाँ पे अभी भी हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो वही है कि हायर लेवल पे हमको बाय नहीं करना है, लोअर लेवल पे आने के ही हम लोग वेट करेंगे। एक बार के लिए अगर हम लोग 60 मिनट जाते हैं तो 60 मिनट पे 60 तो कहीं ना कहीं ब्रेक प्राइस ने, आरएसआई ने कर दिया है। अब जो इतने दिनों से जो रेंज बन रहा था, तो जो फर्स्ट सेलिंग यहां से स्टार्ट हुआ तो प्राइस यहां तलक नीचे आई, प्राइस फिर ऊपर गई, फिर यहां तलक नीचे आई। अब प्राइस फिर से दोबारा इसी रेंज में गई है। अब अगर ब्रेकआउट अगर आना है तो जो लोज है, अब वो लोज ऊपर के तरफ शिफ्ट होना जरूरी है। तो ये जो अब लो बना हुआ है, ये लो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होना जरूरी है। तो इसने अब क्या किया है कि यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था वो सेलिंग कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके रुक गया है। और सिर्फ सेलिंग यहां पे आके रुका नहीं है, यहां से जो है फिर से हमें जो चाहिए था यहां से बाइंग स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर मुझे बाय करना है तो 6 जून का जो लो रहेगा दैट इज 24,671, अब हम लोग यहां पे बाय करने का सोचेंगे। अगर
प्राइस जो है 25,000 से नीचे आती है और नीचे आने के बाद 24,668 के पास में आती है, जहां पे सेलिंग स्टॉप हुआ और बाइंग स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार बाय करने का सोचेंगे। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो इसके नीचे 24,532 हमारा जो सपोर्ट है वो एज इट इज वहां पे तो बना ही रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं 30 मिनट या फिर हम लोग 50 मिनट की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट रहेगा तो यहीं पे लगभग 24,700 से लेके 24,670, ये जो एरिया है यहीं पे हम लोग बाय करने का सोचेंगे। अब यहां पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बार 15 मिनट पे 5 जून को कहीं ना कहीं क्या हो गया था, 60 ब्रेक हो गया था। उसके कुछ दिन अगर पहले देखोगे तो क्या हो रहा था यहां पे, ये वाला दिन, ये वाला दिन, ये वाला दिन 60 ब्रेक नहीं हो रहा था। और इस दिन यानी लगभग 5 जून को, जहां पे अभी मैं टाइप कर रहा हूं, 5 जून में 15 मिनट में देखोगे तो क्या हुआ। अब जो एरिया जो आरएसआई है 60 ब्रेक नहीं कर रहा था, उसने क्या किया, उसने 60 ब्रेक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला जो दिन था 6 जून को, यहां पे हम लोगों को एक बुलिश रेंज शिफ्ट देखने मिला। ये मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, 15 मिनट बहुत फास्ट होता है। तो अब प्राइस क्या कर रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई जो है वो 60 ब्रेक कर रहा है और 40 ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अब रेंज जो हो गया है आरएसआई का वो बेरिश से बुलिश हो गया है। तो यही इस लो पे 6 जून का जो फर्स्ट कैंडल का लो था ना, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो 42 के आसपास ही आरएसआई ने सपोर्ट ले लिया था। और वहां से ही फिर हम लोगों को एक रिवर्सल देखने मिला। तो अगर हमको अगर बाय करना है तो 24,670 के आसपास ही हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। ऊपर के तरफ जो रेंज हमने मार्क करके रखी है 24,947 से लेके 25,245, इस रेंज में हम लोग बाय करने का इग्नोर करेंगे। जो भी बाय का ट्रेड रहेगा स्पेशली इन निफ्टी, हम लोग उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जो रैली आएगी वो रैली क्यों आएगी, हमने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन कैसा चाहिए था हमें, जो 9 EMA के पास में लगभग हर एक कैंडल 9 EMA को सपोर्ट ले रही है। और जो हमारा रजिस्टेंस था दैट इज 55,955, उसके पास हाइज बना रहा है और जो लोज है वो 9 EMA के पास बना रहा है। तो ये सबसे बेस्ट पिक्चर है कंसोलिडेशन का, कि नीचे से आपको ईएमए जो है वो धीरे 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 नैरो डाउन होते जा रहा है, प्राइस नैरो होती जा रही है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों भी धीरे 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 पास आते जा रहे हैं। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो बहुत अच्छा सिनारियो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है और जो लोज हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था विथ दिस राइट टिक, की जो लोज है ना धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक ऊपर के तरफ मूवमेंट आना चाहिए था। जो लॉजिक हमने देखा था वो लॉजिक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या हो रहा है, कहीं पे भी आरएसआई जो है ना 40 के नीचे नहीं जा रहा है, और लगभग 50 टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, 50 टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कुछ लास्ट के दिन पे तो 50 ही टेस्ट किया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमको मिल गया। तो अगेन बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे तो जो लोज है वो लोज काफी ऊपर के तरफ आए हैं। तो जो लास्ट के जो दो लोज रहेंगे वही दो लो हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। तो अगर हमको बाय करना है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर से करेक्शन आता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे। तो अगेन ब्लाइंडली हमें तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। देखो प्राइस है, स्टॉक मार्केट है, कभी भी एक फ्रेश बाइंग और कभी भी एक फ्रेश सेलिंग आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होता है तो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो यहां से आपको एग्जिट होना भी जरूरी है।
बट यहाँ पे क्या हुआ, जो आने वाला सेलिंग था वो सेलिंग स्टॉप हुआ है और हम लोगों को एक बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है। क्लोजिंग मिला है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो है, वो बायर्स प्राइस को सस्टेन करने में कहीं ना कहीं समर्थ थे। तो उन्होंने प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड किया है, इसका मतलब नहीं कि प्राइस नीचे ही नहीं आएगा। हो सकता है जिन लोगों ने बाय किया है ऊपर गया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने मिले और प्राइस नीचे आ जाए। बट अगर प्राइस नीचे आती है तो जो हम लोगों ने लेवल देखी है, दैट इज 55,534, 55,466, इस एरिया के पास में डेफिनेटली हम लोग फिर से बैंक निफ्टी बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी अगर मंथली का चार्ट देखते तो अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वीकली में भी ट्रेंड अभी स्ट्रांग है, और डेली में अगर जाएंगे तो जैसे हमने देखा था कि जो डाइवर्जेंस था लास्ट वीक, हमने जैसे देखा था कि जो डाइवर्जेंस है कहीं ना कहीं वो डाइवर्जेंस ब्रेक हो गया है, कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है और ब्रेकआउट आना चाहिए। ये चीजें थी जो ब्रेकआउट के टाइम पे आपको ध्यान देनी जरूरी है। उसके साथ में हमने और एक सेक्टर देखा था, दैट इज फिनेंशियल सर्विसेज। ये भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को, सॉरी, निफ्टी को ऊपर लेके जाने में सपोर्ट करेगा। तो अभी भी अगर हमको किसी स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी हमारे लिए जो परफेक्ट सेक्टर्स रहेंगे जिसके अंदर के स्टॉक्स हम लोग प्रिफर करेंगे, दैट इज फिनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, ये दो तो अभी भी हमारे रडार पे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल सर्विसेज इसी ने भी हमको कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया है 60 मिनट के अंदर, अगर हम लोग जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट 2 दिन में 50 ब्रेक नहीं हुआ और यहां से 60 ब्रेक हो गया है। तो अगेन जो सेलिंग स्टार्ट हुआ और जो सेलिंग जहां पे स्टॉप हुआ, तो हम लोगों को अगर फिर से री इन्वेस्ट करना रहेगा तो 26,846 से जब प्राइस नीचे आएगी और 26,270 के पास आएगा तो फिर से हम लोग फिनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। और उसी के साथ में जो सबसे एक आउट परफॉर्म किया है, दैट इज निफ्टी रियलिटी। तो हमने लास्ट टू लास्ट वीक देखा था कि निफ्टी रियलिटी में कहीं ना कहीं एक बेस कैंडल बना है और एक ब्रेकआउट आना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट आते आते रुक गया, दैट इज लास्ट वीक में कहीं ना कहीं, दैट इज 30 मई को वो बेस कैंडल ही बन के रह गया। बेस कैंडल बन के रह गया इसका मतलब क्या है, प्राइस ने ऊपर जाने का तो कोशिश किया बट कहीं ना कहीं उसके अंदर सेलिंग आ गया था। बट सेलिंग आ गया तो उसके साथ में क्या हो रहा है, बाइंग हो भी हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा था कि प्राइस जो है ना नैरो रेंज में जाके क्लोज हो गई। और यहां पे आप देखोगे तो हर एक जो कैंडल है ना 9 EMA के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रही थी। तो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर था, इसमें बहुत अच्छा मूव हमको लास्ट डे पे देखने मिला। अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट के जो भी स्टॉक्स थे, सारे के स्टॉक, सारे स्टॉक्स इकट्ठा ऊपर नहीं गए हैं, बट इसके अंदर से जो भी लीड रोल था, दैट इज DLF, जो हेवी वेट स्टॉक है, वो भी एक दिन में करीबन 7% का उसने मूव दिया। और उसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हमारे रडार पे था, इस पे भी हम लोगों ने काफी अच्छा ट्रेड मिला, इसमें भी हम लोगों ने एक ट्रेड लिया। तो सेम इसमें भी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो 9 EMA के ऊपर ही सस्टेन हो रहा था। DLF देखोगे तो DLF में भी 9 EMA के ऊपर ही सस्टेन हो रहा था। तो कोई भी अगर आप रियल एस्टेट का स्टॉक देखोगे तो हर एक स्टॉक में 9 EMA के ऊपर ही आप लोगों को कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। और इसके अंदर एक अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट भी देखने मिला। तो बेसिकली सेक्टर देखना क्यों जरूरी है कि इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर में हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिल जाए। सेक्टर अगर चल जाता है तो आपको आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी, उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक में भी आपको शॉर्ट टर्म में बड़ा मूव आप उसमें कैच कर सकते हैं। उसके बाद में निफ्टी एटो अभी भी उस रेंज में ही है जहां पे हमने देखा था कि वीकली में अभी भी वो सप्लाई जोन में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बाय करना है तो हो सकता है कि आपने गलत बाय कर लिया और सेलिंग आ गया तो आपका स्टॉप आउट हो जाएगा। तो कभी कहीं ना कहीं अभी भी वो एक सप्लाई जोन में ही है, तो वहां से आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के बाय करना जरूरी है, स्पेशली इन एटो सेक्टर। अगर हम लोग 60 मिनट पे जाके देखते हैं कि 60 मिनट में कुछ हमें सेटअप मिल रहा है, कुछ अच्छी लेवल दिख रही है,
तो एक पिछले कुछ दिनों का जो रेंज था वो रेंज तो ब्रेक हो गया है, बट यहां से अब हम लोगों को नीचे की तरफ अगर वापस से प्राइस आती है तो ही हम लोग उसके अंदर बाय करने का सोचेंगे। करंट मार्केट प्राइस पे ऑटो सेक्टर्स के अंदर हम लोग स्टॉक बाय करने का अवॉइड करेंगे, भले ही यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे कि प्राइस ऊपर जा रही है। जो एक सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं किया है दैट इज एफएमसीजी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर जो है अभी भी एक कंसोलिडेशन में ही है। अब क्या हुआ है देखो, अगर हम लोग लास्ट टू लास्ट वीक की बात करें जहां पे मैं एक एरो मार्क कर रहा हूं, तो वहां पे क्या हुआ है कि एक बहुत रेड कैंडल के साथ में प्राइस नीचे आई है। रेड कैंडल के साथ में अगर प्राइस नीचे आई है तो कहीं ना कहीं वहां पे सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग था और प्राइस नीचे आके क्लोज हो गई। बट नेक्स्ट वीक यानी जो लास्ट वीक जो है, ये करंट वीक जो है, फॉलो थ्रू लो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट वीक जो सेलिंग आया था वो सेलिंग कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुआ नहीं है। एक स्ट्रांग रेड कैंडल के बाद में एक हल्का सा बेस कैंडल यहाँ पे बना है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ आ जाए। तो अगर आप नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक अगर कोई सेक्टर उसके कोई स्टॉक्स मुझे ध्यान रखने हैं तो वो एफएमसीजी रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाए तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोगों को छोड़ देना है, हमको बाय कुछ नहीं करना है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली पे कहीं ना कोई कुछ खास प्राइस एक्शन तो यहाँ पे नहीं है। तो बट अगर हम लोग देखेंगे आरएसआई ने एक बार 60 ब्रेक किया और कहीं ना कहीं अभी 40 से प्राइस रिवर्स हो रही है। और 60 मिनट पे अगर जाएंगे हम लोग तो 60 मिनट पे हम लोगों को इसके अंदर एक कंसोलिडेशन ही देखने मिलेगा। एक गैप हुआ, गैप डाउन के बाद में क्या हुआ कि प्राइस इस पर्टिकुलर जहां पे अभी मेरा कैंडल है यहां से प्राइस ने एक नया लो बनाया है। तो अब अगर यहां से एक ब्रेकआउट आना चाहिए तो जो प्राइस है वो प्राइस को कम से कम ये हाई के ऊपर तो सस्टेन होना चाहिए। तो वो है 29 मई का जो हाई था दैट इज 55,881। तो हम लोग उसको राउंड फिगर 55,885 कर देंगे। तो अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ट्रेड होना चालू हो गई तो इमीडिएटली हमारा जो टारगेट रहेगा ये गैप फिल करने के लिए प्राइस ऊपर आएगा दैट इज 56,542। तो 55,000 अगर हम लोग 900 राउंड फिगर पकड़ते हैं तो वहां से 56,500 अगर हम लोग पकड़ते हैं तो करीबन एक 600 पॉइंट का मूव यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 600 पॉइंट्स का मूवमेंट है तो स्टॉक्स में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मूव देखने मिलेगा। तो अगेन अगर हमको देखना है कोई स्टॉक्स स्पेसिफिक सेक्टर तो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हम लोग ध्यान देंगे। क्यों हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि एक बार यहाँ फिर से ऊपर गई प्राइस, नीचे आई प्राइस फिर से ऊपर गई, यहाँ पे क्या हो गया, एक हायर लो अभी बनना चालू हो गया। यानी अब क्या हो गया कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रही है, बट अभी फिलहाल धीरे धीरे जो लोज है ऊपर के तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बस हमको एक ही दिक्कत है कि जो लोअर लेवल्स है ये लोअर लेवल्स पे हमें मूविंग एवरेज का अगर सपोर्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। बट जो प्राइस है कहीं ना कहीं 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है तो मूविंग एवरेज का वहां पे हमें सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। बट 60 मिनट पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेंज से बार बार प्राइस नीचे आ रही है और धीरे 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 जो है लोज ऊपर के तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक हम लोग अगर कुछ ट्रेड प्लान कर रहे हैं बाय के हिसाब से तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में अभी भी जो रेंज हमने मार्क करके रखी है वो रेंज कहीं ना कहीं अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन अभी भी इसके अंदर चल रहा है। सेम फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें अभी भी जो ब्रेकआउट आना चाहिए था वो ब्रेकआउट अभी भी आया नहीं है क्योंकि वो रेंज अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है। बट इसमें कुछ डॉक्टर रेड्डी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट अभी भी बाकी सारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी भी इसके अंदर रेंज ब्रेक नहीं हुआ है तो हम लोग वेट करेंगे कि इसके अंदर रेंज ब्रेक हो जाए। निफ्टी मेटल वीकली अगर देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं उसी रेंज के अंदर ही वो चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो
एक लो बनाया, उस लो बनाने के बाद में प्राइस ने जो है लास्ट वीक का जो लास्ट स्विंग हाई था वो स्विंग हाई कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। तो यानी ये अब हमारे लिए क्या हो गया, ये जो लो बना था ये लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम बन गया है। तो अगर जब तक ये लो टिका हुआ है तो हम लोग मेटल सेक्टर में भी बाय करने का सोच सकते हैं, पर ये अगर लो ब्रेक हो रहा है तो इसके अंदर भी सेलिंग आ सकता है, तो हम लोग वहां पे अलर्ट होना या फिर एग्जिट होना भी जरूरी है। बट अभी भी कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस एरिया पे, तो हाई पे हम लोग ये पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स बाय नहीं करेंगे। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी और जो लो ने नया हाई दिया है वो लो के पास में जब प्राइस आएगी, तो अब हम लोग उस पर्टिकुलर लो के पास में बाय करने का सोचेंगे। तो मेटल सेक्टर अभी भी उस रेंज में ही चल रहा है, सप्लाई जोन के पास में ही है, तो हम लोग अगेन लोअर लेवल पे ही हम लोग उसको बाय करने का सोचेंगे। पीएसयू बैंक्स एक सप्लाई में आके रुकी है। वीकली में पहली बार तो 60 ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट वीक क्या होता है हमको वो देखना है। डेली में तो अभी काफी अच्छा मूवमेंट हम लोगों को पीएसयू बैंक्स में देखने मिल रहा है। करंट प्राइस जो है कहीं ना कहीं सप्लाई में है। अगर ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे हैं सप्लाई में अगर प्राइस है, तो रिमेंबर कि हमने जो देखा है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफी टाइट रहेगा। आईटी सेक्टर अभी भी उसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसी इसमें भी अभी कुछ खास हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला है। डेली में अगर हम लोग जाते हैं तो 9 EMA के नीचे ही प्राइस है, तो कंसोलिडेशन होके भी इतना कुछ खास ब्रेकआउट हमें इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो एक बार हम लोग 60 मिनट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रेड बनता है नहीं बनता है। तो कंटिन्यूअसली एक हाई बनाने के बाद में एक जो लो बनाया है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ हाई पे, वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हाई कहीं बना, उसके बाद में स्ट्रेट अवे सेलिंग आया, प्राइस ये लो देके रुक गया। तो अगर क्लोजिंग जो है दैट इज 37,349, यहां से अगर प्राइस 36,874 के पास में आती है और उसके नीचे भी थोड़ा सा कुछ लेवल है, तो 36,736 अगर करंट प्राइस से प्राइस नीचे आती है तो डेफिनेटली अगेन हम लोग इस लो के पास में बाय करने का जरूर सोचेंगे। 60 मिनट पे कहीं ना कहीं अब 60 ब्रेक कर रहा है, 50 सस्टेन हो रहा है, तो एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 15 मिनट पे देखेंगे तो 60 ब्रेक किया है, 40 सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज ब्रेक जब होगा तो ही हम लोगों को यहाँ पे एक ब्रेकआउट उसमें देखने मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज है। बट अगेन अगर हम लोग इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं, तो अगेन हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस टाइट रहेगा। भले ही वहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आपको वहां पे एग्जिट होना जरूरी है। लोअर लेवल पे अगर कुछ लेवल्स हमको मिलती है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहां से जो सेलिंग आया यहां तलक सेलिंग आ गया, सेकेंड टाइम वहां पे प्राइस गई है तो यहां तलक सेलिंग आया, यानी क्या हो गया, ये फर्स्ट लो सेकेंड लो, यानी अब जो है ना धीरे धीरे लोज हमको ऊपर जाते हुए दिख रहे। तो हो सकता है कि यहां से हल्का सा प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आए, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और धीरे धीरे जो है ना प्राइस ऊपर की तरफ मूव होती रहे और फिर यहां से हमको एक ब्रेकआउट मिले। तो ब्रेकआउट के लिए हमें क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में पास में प्राइस कंसोलिडेट करे और फिर एक अच्छा उसमें हमको एक ब्रेकआउट मिले। निफ्टी 500 एक ब्रॉडर इंडेक्स हमने लास्ट वीक देखा था, उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक क्लोजिंग हमें देखने मिला है। बट इसमें क्या है ना कि पास 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 में भी काफी सारे उसके अंदर सप्लाई जोन बने हुए हैं। बट इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा क्लोजिंग एक टर्न अराउंड हमको देखने मिला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में अभी आपको क्या मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा। जो सेक्टर्स रहेंगे बाय करने के लिए जो आउट परफॉर्म हो सकता है, दैट इज एग्री रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में जो केमिकल सेक्टर्स है वो भी उसके अंदर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है। तो एग्री रिलेटेड जो स्टॉक्स है, केमिकल रिलेटेड जो स्टॉक्स है, मेटल रिलेटेड जो स्टॉक्स है, बैंकिंग, और उसके बाद में एनबीएफसीज, तो ये जो सेक्टर्स रहेंगे ये सेक्टर्स के अंदर आपको ध्यान देना है। तो
काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको इसके अंदर देखने मिला है। 60-20 ने डेली में भी ब्रेक कर दिया है, वीकली में भी कहीं ना कहीं अगर देख रहे तो हम लोग टर्न अराउंड हमको देखने मिल रहा है। तो ब्रॉडर इंडेक्स दैट इज निफ्टी 500 अगर आपको कहीं ना कहीं एक रेंज ऊपर के तरफ अगर ब्रेक कर रहा है, तो अगर हम लोग एक सप्लाई यहाँ पे मार्क करते हैं, तो जस्ट मैंने एक ऊपर का लाइन मार्क किया है और वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। तो देखते हैं कि कहाँ पे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो जिसने वो एरिया ब्रेक किया है। अगर 125 मिनट की बात करें तो एक बार जो सेलिंग आया तो जो फर्स्ट इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे लगभग 22,614 के पास में कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ से प्राइस जो है टर्न अराउंड हो गई है। तो अगर एक पैनिक सेलिंग भी अगर आता है और प्राइस कहीं ना कहीं मान के चलो कि इस एरिया में अगर आती है, बाय चांस आएगी तो नहीं बट इन केस अगर 23,162 से ब्रॉडर दैट इज निफ्टी 500 अगर 22,600 के आसपास अगर आता है, तो हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ब्रॉडर इंडेक्स अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो काफी सारे स्टॉक्स जो है उसके अंदर भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मिंडा कॉरपोरेशन एक ऑटो एंसिलरी का स्टॉक्स है। मंथली, क्वार्टरली सभी टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो एक पर्टिकुलर चैनल में वो चल रहा है और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन हल्का सा उसने ब्रेक किया है। और नॉर्मली में जो ये ट्रेंड लाइन है, मैं तो ट्रेड नहीं करता, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, बट एक रेंज ब्रेक करने के लिए मैं उसका यूज करता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक जो पर्टिकुलर चैनल था, एक जो रेंज थी, वो रेंज कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्रेक हो गया है। अब प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो उसका ऑल टाइम है वो ऑल टाइम रहेगा लगभग 650। तो यहां से कम और 100 रुपीज का हमें रूम तो बाकी है। ऐसा नहीं कि कल के कल आप बाय कर लो प्राइस यहां पे चले जाए, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं सारे के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है, तो इसके अंदर भी हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मंथली अगर देखेंगे तो ट्रेंड स्ट्रांग है। वीकली RSI 60 के पास में पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस जो है अगले वीक कहीं ना कहीं एक हॉल्ट ले सकती है। डेली में अगर देखेंगे तो डेली में अब हमें क्या चाहिए, 9 EMA के पास में कंसोलिडेशन चाहिए कि जहां पे आपको एक ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट करेक्शन अगर आता है तो नीचे की तरफ ये एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो 560 से अगर जो भी करेक्शन अगर आता है प्राइस में, तो 520 के आसपास हम लोग डेफिनेटली बाय करने का सोचेंगे। बट अगर 510 ब्रेक हो रहा है, इसमें हमको लॉस लेके एग्जिट होना जरूरी है। तो जो पहला स्टॉक हमने देखा है मिंडा कॉरपोरेशन, काफी दिनों से कंसोलिडेशन में है, अभी भी काफी वाइल्ड मूव्स उसके अंदर हमको देखने मिल रहा है। तो ये फर्स्ट मूव था, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से एक बड़ा मूव आया, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से बड़ा मूव आया। तो जो लोज है वो सेम लोज कहीं ना कहीं बार बार टेस्ट हो रहे। फिर से प्राइस जो है ऊपर गई और इस बार जो है ना प्राइस ने एक हायर लो दिया और हायर हाई फॉर्मेशन उसने क्रिएट कर दिया है। तो ये जो चैनल था, वो चैनल का लॉजिक कैसे ब्रेक हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जो भी करेक्शन आता है तो मिंडा कॉरपोरेशन पे हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे बाय करने के पर्पज से। एक पैकेजिंग वाला स्टॉक है जो काफी सालों से एक रेंज में ही चल रहा है। तो लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो 2000 में समवेयर उसका लिस्टिंग हुआ था, 188 से कंटिन्यूअसली वो नीचे ही आया है और बाद में वो स्टॉक ऊपर नहीं गया है। बट अगर पिछले कुछ सालों से अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक डिमांड इसमें रिस्पेक्ट होता जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये सर्किट वाला स्टॉक है और ये स्टॉक में ट्रेड लेना अवॉइड किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर बाय करना ही है तो ये स्टॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टी फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्टी फंड यानी क्या है कि आपने आपको किसी फ्रेंड को आपने ट्रीट दिया है और वो पैसा डूब गया है, तो एक छोटा सा जो भी अमाउंट रहेगा, तो लगभग एक 100 शेयर्स हमने लेके छोड़ दिए समवेयर अराउंड, अगर लेना है तो 4,500 रुपए का 100 शेयर्स रहेगा।
और अगर ये नीचे भी आता है तो क्या होगा, नीचे आता है तो हम लोग कभी कभी क्या होगा कि इसमें एग्जिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सर्किट में ही हम लोग देख रहे हैं तो ये मूव हो रहा है। बट पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा रेंज उसके अंदर था और वो रेंज ब्रेक हो गया है। रेंज ब्रेक होने के बाद में अगर हमको बाय करना है तो समवेयर अराउंड 41, यानी अभी 45 पे क्लोज हुआ है, 41 पे अगर आता है तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे। और एक रेंज ब्रेकआउट अगर हुआ है तो जो लोएस्ट रेंज था दैट इज 30 रुपीज, यानी लगभग हमारा 10 रुपए का रिस्क है। अगर हम लोग 100 शेयर्स बाय करते हैं और 10 रुपए आता है तो हमारा 1000 रुपीज का लॉस यहाँ पे रहेगा। लिक्विडिटी बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर सर्किट के साथ में नीचे आ रहा है तो हम लोग उसमें एग्जिट भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको अगर इस पे ट्रेड नहीं भी लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर किसी को लेना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी फंड्स का जो रहेगा कंसेप्ट की इतना छोटा अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया कि अगर आप एग्जिट भी ना हो पाए तो कोई आपको बहुत बड़ा इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। बट एक काफी दिनों से ये रेंज में चल रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इसने, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे 40 ब्रेक कर दिया था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, और अब क्या हो गया, यहाँ पे 60 ब्रेक किया, 40 सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है। तो अब क्या हो गया है कि अगर हम लोग मंथली देखेंगे तो ट्रेंड अप है, वीकली देखेंगे तो ट्रेंड अप है, और डेली में भी ट्रेंड अप हो गया है। तो सारे टाइम फ्रेम पे, दैट इज मंथली, वीकली, डेली, सारे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप होने के बाद ही हम लोग ये स्टॉक के बारे में सोचेंगे बाय करने का। अगेन, स्टॉक सस्ता है, रेट कम है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम की भी बात करें तो बहुत छोटे वॉल्यूम्स इसके अंदर हम लोगों को देखने मिलेगा। तो अगर हम लोग वॉल्यूम्स की भी बात करें तो लगभग अगर देखोगे तो लगभग कहीं पे 3 लाख का वॉल्यूम है, समवेयर अराउंड 94,000 का वॉल्यूम है, 35,000 का वॉल्यूम है। तो समवेयर कहीं ना कहीं 14,000 सिर्फ शेयर्स का ही वॉल्यूम है। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्रॉप और बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसमें बहुत बड़ा मूव, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको एंटर नहीं करना है। मिंडा कॉरपोरेशन एक अच्छा स्टॉक्स है, तो उसके बारे में डेफिनेटली आप सोच सकते हो। उसके बाद में स्ट्राइनिक्स एक पेट्रोकेमिकल रिलेटेड स्टॉक है, उसने भी काफी दिनों का एक जो बड़ा रेंज है वो रेंज उसने ब्रेक कर दिया है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसके अंदर रेंज तो काफी अच्छा ब्रेक कर दिया है, ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग है, बट जो प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स कहीं ना कहीं इसके अंदर एग्जिट हो रहे हैं। तो यही बस हमारे लिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। अगर हमको बाय करना है ये स्टॉक को तो समवेयर अराउंड 3020 के पास में हम लोग ये स्टॉक को बाय करने का सोचेंगे। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेंड तो काफी अच्छा स्ट्रांग हम लोगों को दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो प्रमोटर्स है इसके अंदर उन्होंने उनका स्टेक कहीं ना कहीं कम कर दिया है। तो दैट विल बी एक अलर्ट साइन हो सकता है, बट हो सकता है कि वो कल जाके वापस से बाय भी कर ले। तो करंट प्राइस जो है दैट इज 3283 है। ऊपर से प्राइस जब नीचे आएगा तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहा 3020 के पास में जब प्राइस आएगा तो हम लोग उसको बाय करेंगे। नॉर्मली जब रेंज ब्रेकआउट आता है तो रेंज ब्रेकआउट में जब हम लोग ट्रेड लेंगे तो लोएस्ट रेंज का उसका स्टॉप लॉस आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रमोटर्स भी इसके अंदर एग्जिट हो रहे, तो इतना बड़ा हम लोग स्टॉप लॉस इसके अंदर नहीं रखेंगे। तो जो एक रिवर्सल पॉइंट हमको दिख रहा है यहाँ पे, वो रिवर्सल पॉइंट के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रखने का सोचेंगे। हो सकता है थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस रहे, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड करके भी निकल जाए। तो थोड़ा सा चीजें आसान करते हैं और 61% के पास में हम लोग थोड़ा सा करते हैं, तो 2500 के आसपास हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रखने का कोशिश करेंगे। उसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो हम लोग ये स्टॉक होल्ड नहीं करेंगे। नॉर्मली जो ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड जब आता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो 3020 यहीं से ही रिवर्स होना चाहिए, उसके नीचे वो प्राइस ज्यादा सस्टेन होनी नहीं चाहिए। तो ये था हम लोगों का एनालिसिस। सिल्वर की हम लोगों ने बात किया था कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले कि सिल्वर हम लोगों को इस वीक
इस मंथ में ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। तो एक बार सिल्वर का चार्ट हम लोग देखेंगे। मंथली पे अब धीरे धीरे, अभी भी मंथली पे ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, बट अब धीरे धीरे जो है वो ट्रेंड जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। जो भी करेक्शन आप देख रहे हो तो 9 EMA को टेस्ट करके ही प्राइस ऊपर जा रही है। मंथली में अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, बट अब एक रिवर्सल आना चाहिए, हमने वो देखा था। वीकली की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक रेंज था वो रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिला है। तो एक रेंज, इसके ऊपर एक हाई बना, ये हाई दिया, यहाँ पे सबको ट्रैप किया, प्राइस नीचे आई। और जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी एफएमसीजी में भी सेम केस हुआ है। एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, उसके बाद में क्या हुआ, फॉलो थ्रू जो लो है नहीं बना, फॉलो थ्रू लो नहीं बना, और धीरे 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 प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर ही चली गई है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन प्राइस ने बनाया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस आती है तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक वीकली इनकम ट्रेड भी इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा। तो वीकली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, पर बहुत बड़ा, बहुत सारे बेस कैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन ही एंट्री लेने का सोचेंगे। तो अगर 1,05,000 से प्राइस नीचे आती है और 1,01,600 के आसपास आती है तो हम लोग डेफिनेटली फिर से इसके अंदर बाय करने का जरूर सोचेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज ब्रेक हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर भी स्ट्रांग हो गया है। जो भी करेक्शन आएगा इसके अंदर हम लोग बाय करने का जरूर सोचेंगे। फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क एसोसिएट रहता है, इस बात पे आप गौर करें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जब कभी भी आप ट्रेड ले तो जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उनसे आपको डिस्कस करना जरूरी है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। निफ्टी अभी भी बुलिश है, तो लगभग आज ये जून महीना है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा प्राइस सजेस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर अगस्त तक प्राइस ऊपर जाएगा तो एवरीडे प्राइस ऊपर ही जाएगा। चॉपी मार्केट रहेगा, किसी दिन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बट अल्टीमेटली यहां से 3 महीने कंटिन्यूअसली एक रैली हमें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर रैली मिलनी चाहिए तो हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे। प्राइस हमें सजेस्ट कर रहा है कि रैली आनी चाहिए, बट हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। तो जब कभी भी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो तो वहां पे आप लॉस लेके एग्जिट करें। थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीक।